यह कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुने। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे ना सुने। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनते वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकही में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके और हमारे बीच संबंध बने रहें। तो आइए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, लेकिन लोग मुझे प्यार से रघु कहते हैं। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं। जितना अनुभव मेरा हाथों में स्टीयरिंग पकड़ने का है, उतना शायद ही किसी के पास होगा। इस काम में जिंदगी का आधा हिस्सा निकाल दिया है। मेरी पहचान एक बेहतरीन और समय का पक्का ड्राइवर के तौर पर है। मैंने हमेशा अपने काम को बड़ी ईमानदारी से ही किया, कभी देर नहीं की और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। रास्ते मेरे लिए सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं थे, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। मुझे लंबी दूरी तय करना पसंद था और रात में ड्राइविंग करना तो मेरी खासियत थी। जब दूसरे ड्राइवर ढाबों पर रुककर सो जाते, मैं अपने ट्रक के पहियों को आगे बढ़ाता रहता। यही वजह थी कि मेरे मालिक मुझसे बहुत खुश रहते और हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाते। लेकिन शायद इस घमंड ने ही मुझे एक दिन बर्बाद कर दिया। उस रात मैं अपने घर में बैठा खाना खा रहा था कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। नंबर देखा तो मालिक का फोन था। इतनी रात गए उनका कॉल देखकर समझ आ गया कि कोई जरूरी काम होगा। हाँ मालिक, बोलिए, मैंने फोन उठाते ही कहा। मालिक की आवाज थोड़ी भारी और परेशान लग रही थी। रघु, तू घर पे है? हाँ मालिक, आज मेरी छुट्टी थी, घर पर ही हूं। अच्छा सुन, एक अर्जेंट कंसाइनमेंट है। कल सुबह तक कालगिरी घाटी पहुंचाना है, कर पाएगा? यह नाम सुनते ही मुझे झटका लगा। कालगिरी घाटी का नाम पहले भी सुना था, लेकिन वहां जाने का ख्याल तक नहीं आया था। वहां ट्रकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें अक्सर आती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह रास्ता शापित है, वहां से कई ड्राइवर और गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। मालिक, कालगिरी घाटी बहुत खतरनाक जगह है, मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा। मालिक ने लंबी सांस ली और बोले, देख रघु, यह काम बहुत जरूरी है। अगर तूने माल सही सलामत पहुंचा दिया तो तुझे 50,000 रुपये कैश दूंगा। 50,000 रुपये की रकम सुनकर मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। इतनी मोटी रकम मैंने कभी एक साथ नहीं देखी थी। लेकिन मालिक, इतनी रात में जाना ठीक रहेगा? मैंने आखिरी बार संदेह जताने की कोशिश की। रघु, तू जानता है कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, इसलिए तुझे ही कॉल किया। अगर किसी और को भेजता तो वो डर के मारे मना कर देता। और हां, जो लोग कालगिरी घाटी को भूतिया कहते हैं, वो बस अफवाहें फैलाते हैं। तू तो इन बातों पर यकीन नहीं करता ना? अब मेरी बहादुरी पर सीधा सवाल उठ गया था। मैं हमेशा से यही सोचता था कि ये भूत प्रेत की बातें बेकार हैं, और आज अगर मैं डर कर मना कर दूं तो खुद को सबसे बड़ा झूठा साबित कर दूंगा। ठीक है मालिक, मैं सुबह से पहले सामान डिलीवर कर दूंगा, मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फोन रखने के बाद मैंने घर वालों को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वो बेवजह डर जाते और जाने से मना कर देते। सुबह के करीब 10:30 बजे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के यार्ड पहुंचा। वहां मेरा ट्रक पहले से तैयार खड़ा था। मैंने गाड़ी की चेकिंग की। टायर की हवा, ब्रेक, फ्यूल टैंक और इंजन सब कुछ सही था। तभी पीछे से आवाज आई, रघु भाई, इस बार साथ चलना पड़ेगा। मैंने पलट कर देखा तो सुनील खड़ा था, हमेशा की तरह हल्की मुस्कान और आंखों में उत्सुकता। सुनील मेरा पुराना साथी था। पहले कई बार मेरे साथ लंबी यात्राओं पर गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने नाइट ड्राइविंग छोड़ दी थी। क्यों बे, अब रात से डर लगने लगा क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। अरे नहीं रघु भाई, बस अब पहले जैसी हिम्मत नहीं रही, सुनील ने हंसकर जवाब दिया। चल कोई नहीं, इस बार तेरा डर दूर कर देंगे। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। अब हम मंजिल की ओर रवाना हो चले। जैसे ही ट्रक हाईवे पर आया, मैंने गाना चला दिया और ड्राइविंग का मजा लेने लगा। रोड लगभग खाली था, मौसम सुहाना था और ट्रक भी बिना किसी दिक्कत के चल रहा था। लेकिन सुनील चुप था। करीब 2 घंटे हो गए थे। रास्ता एकदम सुनसान था। पहले कुछ छोटे कस्बे और ढाबे मिले थे, लेकिन अब सिर्फ जंगल और पहाड़ दिख रहे थे। क्या हुआ बे, बड़ा शांत बैठा है? मैंने सुनील से पूछा।
सुनील ने गहरी सांस ली। रघु भाई, ये कालगिरी घाटी, सुना है वहां कई ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके हैं। ये सब बकवास तो नहीं लगती तुम्हें? मैंने हंसकर कहा। अरे भाई, ये अफवाहें हैं। तू भी ना छोटी छोटी बातों से डर जाता है। हमने कितनी बार सुनसान रास्तों पर गाड़ियां चलाई हैं, कुछ हुआ क्या? सुनील ने हामी भरी, लेकिन उसका चेहरा अब भी थोड़ा उदास और डरा हुआ लग रहा था। मैंने मजाक में कहा, अगर भूत मिल भी गया तो मैं कहूंगा, चल भाई गाड़ी धक्का लगा दे, तब तक हम बीड़ी पी लेते हैं। हम दोनों हंसने लगे, लेकिन सुनील की हंसी में भी एक हल्की घबराहट थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, माहौल में अजीब सी चुप्पी छाने लगी थी। मैं तो मजे में था, लेकिन सुनील बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी की नजर हम पर हो। अब शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। हम लगभग 3 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे थे और अब भूख और थकान महसूस होने लगी थी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दोनों ओर घना जंगल और पहाड़ियों का सिलसिला था। तभी हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड टंगा था, जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, शर्मा ढाबा। मैंने ट्रक धीरे से किनारे लगाया और इंजन बंद कर दिया। पूरा इलाका सुनसान था, लेकिन ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी और धुआं उठता दिख रहा था। चल कुछ खा पी लेते हैं, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। सुनील थोड़ा हिचकिचाया। रघु भाई, ये जगह अजीब सी नहीं लग रही? अरे, तुझे तो हर चीज अजीब लगती है, मैंने हंसते हुए कहा और अंदर चला गया। ढाबा अंदर से बहुत ही पुराना और जर्जर लग रहा था। लकड़ी की मेजें और बेंचें टूटी फूटी थीं और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। कोने में एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। ढाबे के मालिक 60-65 साल का दुबला पतला आदमी, जो सफेद कुर्ता पहने हुए था, हमें देखकर ठहर गया। उसकी छोटी छोटी आंखें हम पर खड़ी हुई थीं, जैसे वह हमें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। खाने में क्या मिलेगा काका? मैंने पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस दाल रोटी है और कुछ नहीं मिलेगा। ढाबे पर और भी कुछ लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, वे धीरे धीरे चुप हो गए और हमें घूरने लगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी बीड़ी पीते हुए सुनील की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। अजीब जगह है, सुनील ने धीरे से कहा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक मेज पर बैठ गया। कुछ देर बाद ढाबे का मालिक खाना लेकर आया और बिना कुछ बोले हमारे सामने रख दिया। हम खाना खा ही रहे थे कि एक छोटा लड़का, करीब 10-12 साल का, हमारे पास आया। बेटा, ये कालगिरी घाटी यहां से लगभग कितनी दूर पड़ेगी? मैंने पानी की घूंट लेते हुए पूछा। उसने धीरे से कहा, भैया, आप लोग कालगिरी घाटी जा रहे हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों? लड़का सहम गया और धीरे से फुसफुसाया, मत जाओ, रात में मत जाओ, वहां कुछ रहता है, लोग वापस नहीं आते। सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खाना छोड़ दिया और मेरी तरफ देखा। रघु भाई, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है इस रास्ते में। ढाबे का मालिक अचानक गुस्से में चिल्लाया, अरे रामू, यहां आ, क्या बकवास कर रहा है तू? लड़का डर कर पीछे हट गया। मालिक ने हमें गुस्से से देखा। बच्चों की बातों में मत पड़ो, जल्दी खाओ और निकलो। मैंने हंसते हुए कहा, बच्चों की कहानियों से क्या डरना? सुना नहीं, काका कह रहे हैं कुछ नहीं है वहां। सुनील घबराया हुआ था। रघु भाई, हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। अब तू पागल मत बन, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हर रात ऐसे सुनसान रास्तों से गुजरते हैं, और अगर घाटी में कुछ होता तो पुलिस या सरकार इसे बंद नहीं कर देती। मैंने पैसे चुकाए और उठकर बाहर आ गया, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वो छोटा लड़का अब भी हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। ढाबे से निकलने के बाद हम फिर से हाईवे पर आ गए। रात के करीब 8:30 बज रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जो अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। जैसे जैसे हम कालगिरी घाटी की ओर बढ़ते गए, माहौल और भी अजीब होता चला गया। यहां तक कि ट्रक की हेडलाइट्स भी सामने की सड़क को मुश्किल से रोशन कर पा रही थीं। हवा में एक अजीब सा ठहराव था। कोई जानवर की आवाज, कोई पक्षी की चहचहाहट, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मौत की नींद सो रहा हो। सुनील ने घड़ी देखी और कहा, रघु भाई, कुछ गड़बड़ है, यहां बहुत सन्नाटा है। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अबे, पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसा ही होता है, तू ज्यादा सोच मत। थोड़ी ही देर बाद हमें सड़क के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा,
ट्रक की लाइट उस पर पड़ी तो लिखा साफ साफ नजर आया, सावधान, रात के समय घाटी में प्रवेश न करें, दुर्घटनाएं आम बात हैं। सुनील ने कांपती आवाज में कहा, देखा भाई, मैंने कहा था ना, यह जगह सही नहीं है। मैंने बोर्ड को गौर से देखा। यह पुराना लग रहा था, लेकिन इसकी लाल पेंट से लिखी चेतावनी अभी भी ताजा दिख रही थी। अरे, ये तो सरकार ने वैसे ही लगा रखा होगा ताकि लोग तेज गाड़ी ना चलाएं, मैंने मुस्कुराकर कहा। तू इतना मत डर। पर सुनील को यकीन नहीं हो रहा था। अगर कुछ होता तो लोग यहां आना ही बंद कर देते ना। अबे, तू डरता क्यों है? जब हमें 50,000 मिलेंगे तब डर याद आएगा, मैंने मजाक में कहा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही घाटी शुरू हुई, ट्रक का माहौल एकदम बदल गया। हवा अब और तेज और ठंडी लग रही थी। कांच के बाहर दिख रहा जंगल काला पड़ चुका था। सड़क पर घने पेड़ों की छायाएं इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त ट्रक को निगल लेंगी। सुनील का चेहरा सफेद हो गया था। रघु भाई, प्लीज वापस चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। अबे तू क्या बच्चा है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस डरावना माहौल है और कुछ नहीं। लेकिन सुनील को कुछ और ही महसूस हो रहा। उसने धीरे से मेरा कंधा पकड़ लिया। भाई, तू महसूस नहीं कर रहा? हवा का अजीब सा एहसास, ये पेड़, ये सन्नाटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सुनील, ये सब तेरा दिमागी वहम है। हम दोनों कई बार ऐसे रास्तों से गुजरे हैं, लेकिन डर का कोई फायदा नहीं। पर सुनील अब पूरी तरह घबरा चुका था। वह शीशे से बाहर देखने लगा, जैसे उसे हर जगह कुछ अजीब सा दिख रहा हो। लेकिन सच कहूं तो अब मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य से अलग थी। ट्रक की हेडलाइट्स से आगे झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे घना अंधेरा हमें निगल रहा हो। पर मैं साफ साफ समझ चुका था, अगर मैंने डर दिखाया तो सुनील और भी घबरा जाएगा, और अगर हम यहां रुके तो ये डर हमें काबू में कर लेगा। इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी और बिना कुछ बोले घाटी के अंदर गहरे उतरने लगा। घाटी में घुसने के बाद माहौल और भारी होता चला गया। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुनील अब भी घबराया हुआ था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। रात के करीब 10 बजे होंगे। हम एक संकरा मोड़ पार कर रहे थे जब अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति नजर आई। वो कोई इंसान था, सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ा। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक की चीखती हुई आवाज घाटी में गूंज गई। मेरी सांसें अटक गईं और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई अनजान आदमी नहीं था, वो सुनील था। मेरे दिमाग ने यह मानने से इनकार कर दिया। सुनील तो मेरे ठीक बगल में बैठा था। फिर यह सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा था? मेरे पास बैठा सुनील कांप उठा। उसने थरथराती आवाज में कहा, रघु भाई, ये क्या है? मैं तो यही हूं। फिर ये कौन है? मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह खुद को अपनी ही आंखों से देख रहा था। तभी सड़क पर खड़ा सुनील धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान वो इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठ अजीब तरह से चौड़े हो गए और उसकी आंखें बिल्कुल काली और गहरी थीं, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहे हों। भाई, गाड़ी भगाओ, सुनील ने अचानक जोर से चिल्लाया। मैं जैसे नींद से जागा। मैंने तेजी से क्लच दबाया, गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उस आकृति के पास पहुंचा, वो गायब हो गई। हाँ, एकदम हवा में घुल गई। हम दोनों अवाक रह गए। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। सुनील सुन्न बैठा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भाई, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ उस आकृति का डर नहीं था, बल्कि पूरा माहौल बदल चुका था। हवा पहले से ज्यादा भारी और ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मंडरा रही हो। घाटी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। अंधेरा पहले से भी गहरा और घिनौना हो गया था। ट्रक का इंजन तो चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह भी इस माहौल के बोझ तले दबा हुआ हो। मुझे महसूस हो रहा था कि हमने किसी चीज को देख लिया है जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। हम अभी उस अजीब घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन ने एक तेज घरघराहट की और फिर सन्नाटा। मैंने तुरंत चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
हेडलाइट्स जल रही थीं, बैटरी सही थी, फिर भी इंजन ने जैसे दम तोड़ दिया था। ट्रक रुकते ही सुनील ने घबराहट में मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था। भाई, ये जगह सही नहीं है, हम फंस गए हैं। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ट्रक की समस्या को समझने के लिए मैंने डैशबोर्ड पर निगाह डाली। तभी सुनील बोला, भाई, मुझसे और नहीं रुका जा रहा, मुझे मूतने जाना है। मैंने उसे घूर कर देखा। अभी इस जंगल में? भाई, मजबूरी है, उसने झिझकते हुए कहा और ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मैंने उसे मना नहीं किया। वैसे भी उसने जो देखा था उसके बाद उसका घबराना जायज था। जैसे ही सुनील नीचे उतरा, मैं इंजन का बोनट खोलकर उसे देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही था, कोई तार ढीला नहीं, बैटरी ठीक, डीजल की भी दिक्कत नहीं। फिर भी ट्रक बिल्कुल बेजान हो चुका था। ये कैसे हो सकता था? मैंने गहरी सांस ली और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि आसपास का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। जंगल की सामान्य आवाजें, झींगुरों की झंझनाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बंद कमरे में बैठा हूं, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। तभी अचानक सुनील की चीख जंगल में गूंज उठी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत बोनट बंद किया और ट्रक से नीचे कूदा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक की टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि सुनील पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें बुझी बुझी लग रही थीं, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में खोया हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने घबराकर उसे आवाज दी, सुनील, क्या कर रहा है वहां? सुनील ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और पेड़ की ओर इशारा किया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई जहां सुनील इशारा कर रहा था। जैसे ही रोशनी उस पेड़ के तने पर पड़ी, एक परछाई हल्की हल्की हिलती हुई दिखी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पहले वह सिर्फ धुएं की तरह लग रही थी, लेकिन फिर उसकी लंबी टांगें और झुकी हुई कमर दिखने लगी। देखते ही देखते एक भयानक आकृति उभर आई। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ, जले हुए चेहरे जैसी झुर्रियों वाली खाल, और सबसे डरावनी चीज, उसकी लाल चमकती आंखें। मेरा गला सूखने लगा। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर सुनील की ओर देखा, लेकिन सुनील अब भी उसी तरह खड़ा था। उसकी आंखें सूनी सूनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा होते हुए भी नहीं था। परछाई अब और साफ हो चुकी थी। उसकी हरकतें अजीब थीं। कभी झटके से आगे बढ़ती, कभी रुक जाती, और कभी इतनी तेजी से हिलती कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं सच में देख रहा हूं या मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। मैंने खुद को संभाला और चिल्लाया, सुनील, भाग यहां से! लेकिन सुनील टस से मस नहीं हुआ। तभी परछाई धीरे धीरे सुनील की ओर बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अब भी कुछ नहीं करूंगा तो कुछ भयानक होने वाला है। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कई आवाजों में फुसफुसा रहा हो। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। वह शायद एक औरत की परछाई थी। परछाई हिल रही थी जैसे वह कुछ कहने या करने वाली हो। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने घबराकर सुनील का हाथ खींचा और ट्रक की ओर भागने लगा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने मुझे पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने जैसे तैसे सुनील को ट्रक में बैठाया और खुद पीछे मुड़ा। वह वही परछाई थी। उसका शरीर काले धुएं जैसा था। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थीं। वह आंखें मुझे सीधे घूर रही थीं, जैसे मेरी आत्मा को जला डालेंगी। मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। वह परछाई मुझे जंगल की ओर घसीटते हुए ले जा रही थी। मेरे पैर जमीन पर रगड़ रहे थे और मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। अब वह मुझे एक ऊंचे पेड़ पर खींचने लगी। मेरा सिर नीचे था और पैर ऊपर। दुनिया उलटी हो गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरी मौत निश्चित है। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को एक शहर के अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरी पत्नी,
सुनील और मेरे मालिक खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और भय था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा बायां पैर घुटने के नीचे से सुन्न पड़ा है। मैंने सुनील से पूछा, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। फिर मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया कि मेरा बायां पैर घुटने के नीचे से कट चुका है। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। दर्द से ज्यादा यह सच सहना मुश्किल था कि अब मैं कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मुझे फिर से बेहोशी आ गई। शाम को जब दोबारा होश आया तो मैंने रोते हुए सुनील से पूरी बात पूछी। सुनील ने बताया, उस्ताद, जब वह डायन आपको पेड़ पर खींच रही थी तो मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी में रखा गंगा जल उठा लिया और आपको बचाने के लिए दौड़ा। जैसे ही जल पड़ा वह भयंकर चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पांव कांप गए। उसने आपको पेड़ से नीचे फेंक दिया। भगवान का शुक्र है कि आपकी जान बच गई, लेकिन गिरने की वजह से आपका बायां पैर बुरी तरह से टूट गया था। फिर मैंने आपको ट्रक में डाला और ट्रक पर भी गंगा जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और मैं आपको यहां ले आया। उस रात सुनील ने मेरी जान बचा ली थी, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उस दिन के बाद मुझे मजबूरन ट्रक चलाना छोड़ना पड़ा। आपके लिए यह बस एक कहानी हो सकती है, लेकिन यह मेरी और सुनील की सच्ची आपबीती है। बाद में मैंने सुनील से पूछा, यह ट्रक में गंगा जल कौन लाया था? मैंने तो कभी नहीं रखा था। तब सुनील ने कहा, उस ढाबे वाले लड़के ने जाते वक्त मुझे गंगा जल दे दिया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। क्या यह सच में संयोग था या किसी शक्ति ने मेरी जान बचाई थी? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके, जैसे आप चाहें, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन कोई और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।